स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्लॉसम एकेडमी। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9 की हिंदी का चैप्टर 1। हमने चैप्टर 1 पढ़ा था दो बेलों की कथा। ठीक है, हमने देखी थी कि बेलों की कैसी स्टोरी थी, वो कैसे अपने मालिक से बिछड़ जाते हैं और फिर उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी समस्याएं उनके रास्ते में आती है और फिर वो वापस अपने मालिक से मिलते हैं। हमने स्टोरी देखी थी। ठीक है, आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास शब्दार्थ। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ रीड करेंगे। देखिए, फर्स्ट शब्द दिया है हमें निरापद। ओके, निरापद मीन्स होता है सुरक्षित। निरापद मीन्स क्या होगा बेटा? सुरक्षित। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है सहिष्णुता। सहिष्णुता मीन्स होता है सहनशीलता। ठीक है, सहने की क्षमता, सहनशीलता। फिर है पछाई। पछाई मीन्स पालतू पशुओं की एक नस्ल। ठीक है, मतलब जिन्हें पाला जाता है उनकी एक नस्ल होती है, उनकी जीन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पछाई। गोई, गोई मीन्स होता है जोड़ी। ठीक है, कुलेल, कुलेल मीन्स होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा या प्रॉब्लम। विषाद, विषाद मीन्स होता है उदासी। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मीन्स अंतिम सीमा। ठीक है, अंतिम सीमा। गण्य, गणनीय या सम्मानित। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह मीन्स होता है अलगाव। ठीक है, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी, जिससे पशुओं को बांधा जाता है उस रस्सी को कहते हैं पगहिया। गराव, फुद्देदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। ठीक है, प्रतिवाद, प्रतिवाद मीन्स होता है विरोध, विरोध करना। टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। ठीक है, उसे हम कहते हैं टिटकार। मसलहत, मसलहत मीन्स होता है हितकर। रगेदना मीन्स खदेड़ना। मल्ल युद्ध मीन्स कुश्ती। साबिका, वास्ता, सरोकार। कांजी होस, कांजी होस मीन्स होता है मवेशी खाना, वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था कांजी होस जहाँ हीरा और मोती को रखा गया था। जब उन्होंने कांजी होस की दीवार तोड़ दी थी और सभी पशुओं को आजाद कर छुड़वा दिया था, आजाद कर दिया था। ठीक है, फिर है रेवड़। रेवड़ मीन्स होता है पशुओं का झुंड। रेवड़ मीन्स क्या होता है? पशुओं का झुंड। उन्मत्त मीन्स मतवाला, थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह। और उत्साह मीन्स उत्सव या आनंद। ठीक है, ये है हमारे शब्दार्थ। हम इसकी आगे एक्सरसाइज देखते हैं। दो बेलों की कथा। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम था। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कांजी होस में एक सेकंड बेटा रुकिएगा। कांजी होस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ठीक है, हमने देखा था कि कांजी होस में जो कांजी होस का चौकीदार था वो हाजिरी लेने आता था पशुओं की, तो क्यों लेता था, क्यों ली जाती थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कांजी होस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। मतलब कांजी हाउस में जो पशुओं को, एनिमल्स को रखा जाता था, उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी, उनकी अटेंडेंस क्यों ली जाती थी? तो क्यों ली जाती होगी? इसलिए ली जाती होगी कि उन्हें पता चले कि उनके कांजी हाउस में कितने एनिमल्स है। और ये रीजन भी हो सकता है कि उन्हें ये पता चले कि कांजी हाउस में जो एनिमल्स है उसमें कोई एनिमल्स मर तो नहीं गया, इसलिए हो सकता है, इसलिए वो उनकी अटेंडेंस लेते हो या उनकी हाजिरी लेते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो छोटी बच्ची थी उन्हें, उससे बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? वो क्यों बेलों को रोज शाम को एक एक रोटी देती थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। मतलब जो छोटी बच्ची थी, उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी, मतलब उसकी माँ की डेथ हो गई थी
और उसकी जो सौतेली माँ थी, सेकंड मॉम थी, सेकंड मम्मी, दूसरी मम्मी थी, वो उसे बहुत मारती थी और उसे पता था कि माँ से बिछड़ने का दुख दर्द क्या होता है। इसलिए वो हीरा और मोती को जब उसने देखा तो उसके लिए उसके मन में प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हो है और अपने मालिक से दूर है। मतलब उसे फील हुआ कि वो उसी की तरह अभागे है, ठीक है, और अपने मालिक से दूर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति, विषयंक, मूल्य उभर कर आए हैं। ठीक है, मतलब हमें स्टोरी में, जो स्टोरी के माध्यम से हमें कौन कौन सी नीतियां पता चली, कौन कौन सी बातें पता चली। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति, विषयक, मूल्य उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि हीरा और मोती जब भी किसी की अगर एक पर प्रॉब्लम आती थी तो दूसरा उसे छोड़कर नहीं जाता था, वो भी उसका साथ देता था। जैसे हमने देखा था जब वो खेत में, मटर के खेत में जब वो मटर खा रहा था और कैसे उसे पकड़ लिया था, तो जो हीरा को पकड़ा तो मोती तो छूट जाता, लेकिन मोती तो दूर खड़ा था, चाहता तो वो भाग सकता था लेकिन वो नहीं भागा। और फिर सेकंड टाइम जब कांजी हो उसमें उसे बांध दिया गया था, तो तब भी उसने इसकी हेल्प की थी और वो वहां से भागा नहीं था। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा हमें अपनी फ्रेंड की सहायता करनी चाहिए। आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। मतलब हमेशा आजादी के लिए संघर्षशील रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे हीरा और मोती ने बड़े से बड़ा कष्ट सहा और लास्ट में क्या हुआ, वो अपने मालिक से मिल पाए। अगर वो मेहनत नहीं करते, वो कष्ट नहीं उठाते, वो कोशिश नहीं करते, तो वो अपने मालिक से कभी मिल पाते, कभी भी नहीं मिल पाते, है ना। तो आजादी के समय हमेशा आजादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो हमें बताया है यहाँ पर कि जो गधे को रूढ़ ना कहकर, मूर्ख ना कहकर उसे किस तरीके से उसकी ओर कौन सा संकेत दिए है, कौन सा अर्थ बताया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रेमचंद्र ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख, सामान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है। मतलब उसे क्या कहा है, गधे को उसे गधा न कहकर उसे सहनशीलता मतलब स्वभाव का प्राणी करार दिया है। मतलब उसे क्या दिया है, शांत स्वभाव का प्राणी कहा है। ठीक है, मतलब उसने अगर कोई भी वो कभी भी क्रोध नहीं करता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं करता, हमेशा सुख दुख में उसका स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो उसे क्या कहा है, स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान के पत्र नहीं समझा जाता। ठीक है, मतलब सामान वो इतना सीधा है इसलिए उसे कोई सामान्य नहीं समझ सकता, हमेशा उसे गधा ही कहा जाता है। लेकिन वो गधा नहीं है, उसका जो स्वभाव है वो सीधा है। ठीक है, इसलिए हम उसे गधा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सीधा। क्वेश्चन 5 देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, मतलब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, ऐसी कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन सी चीजें ऐसी हुई जिससे हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी जो दोस्ती सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है, मतलब आप दोनों बात तो अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हमारी तरह बात नहीं कर सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर आपस में बातें करते थे और अपना एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करते थे। जब ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो
दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। मतलब जब इन्हें बैलगाड़ी में जोत दिया जाता था तो दोनों हमेशा कोशिश करते थे कि सबसे ज्यादा वेट या सबसे ज्यादा वजन, सबसे ज्यादा बोझ मुझ पर आए, ना कि मेरे दोस्त पर। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते। मतलब जब भी वहां पर भूसा और नाद में जब भूसा और खली डालते तो दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते, मतलब एक साथ ही खाते और साथ ही बैठते थे और साथ में ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब एक खाना एक नाद से मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी वहां से मुंह हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। ठीक है, हमने देखा था कि जब खेत में वो जो मटर खा रहा था तो लोगों ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन हीरा निकल गया था, है ना। और जैसे ही उसने देखा कि मोती पकड़ा गया है तो वो भी आधे रास्ते से वापस लौट आया और खुद भी पकड़ा गया। कांजी हाउस की दीवार में के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा था। ठीक है, हमने देखा था कि कांजी हाउस की जब दीवार टूट गई थी तो चाहता तो हीरा भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा और उसने मोती को छोड़कर नहीं उसने वो चाहता तो मोती को छोड़ के भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा और मोती का उसने साथ दिया और मोती के साथ पकड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हीरा ने ये बात कही कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, मतलब औरतों को मारना मना है, ये सब बात क्यों भूल जाते हो। तो इस माध्यम से प्रेमचंद्र ने हमें क्या बताया, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि समाज में जो लेडीज है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक है, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती। ठीक है, मतलब हीरा और मोती के माध्यम से हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्त्रियां थी, जो लेडीज है, उनपे हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन हीरा और मोती भले ही वो एक जानवर है, लेकिन वो इंसानों के प्रतीक है। मतलब उन्होंने जो भी काम किया, जो भी जैसा भी किया, उन्होंने उससे यही साबित हुआ कि वो इंसानों के प्रतीक है, इंसानों की तरह ही है। भले ही वो जानवर है, लेकिन फिर भी उनके पास उनकी जो बुद्धि विवेक है वो कैसी है, इंसानों की तरह। और इसलिए उनके इस कथन से सभ्य समाज लागू होता है, मतलब अच्छा समाज लागू होता है और अच्छे समाज में जो स्त्रियां हैं उन पे दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य में के आपसी संबंधों को कहानी के में किस तरह व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रेमचंद्र ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बेलों के माध्यम से व्यक्त किया। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बेल हैं, जो अपने बेलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। मतलब जो जो किसान है वो अपने बेलों हीरा और मोती से बहुत प्रेम करता है, उनसे बहुत प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण जो हीरा और मोती है वो अपने मालिक को छोड़कर और कहीं नहीं रहना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एनिमल्स है वो भी प्यार के भूखे हैं। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। ठीक
मतलब अगर उन्हें हम प्रेम दे तो वो भी देंगे, मतलब अगर प्रेम पाने से वो प्रेम व्यक्त भी करते हैं, और अगर हम उससे क्रोध, गुस्सा या उनका अपमान करते हैं तो वो असंतोष भी व्यक्त करते हैं, मतलब वो गुस्सा भी हमें दिखाते हैं। प्रश्न 8वां देखिए, प्रश्न 8 है हमारा, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या विशेषताएं बताइए विशेषताएं वो हमें बताना है। तो मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस खेद से मुक्त हो सकता है। ठीक है, मतलब जो मोती है वो उसने अभी भी आशा कर रखी है कि वो कांजी मोह से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। ठीक है, मतलब जो मोती है वो स्वार्थी नहीं था, उसने क्या किया था, जब उसने दीवार तोड़ी तो चाहते तो वो दोनों पहले भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, बाकी जानवरों को भागने का पहले मौका दिया, इसलिए वो स्वार्थी नहीं है। प्रश्न 8 देखिए, 9 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अब हमें कुछ चैप्टर की कुछ लाइन्स दी गई है, हमें उसका आशय बताना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और ख दिया है हमें, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका आंसर देखते हैं, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। ठीक है, मतलब जो हीरा और मोती थे वो दोनों में ऐसी शक्ति थी कि वो दोनों बिना एक दूसरे को अपने मन की बात कहे भी एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य है वो सबको, सभी प्राणियों से सबको श्रेष्ठ मानता है, मतलब सबसे अच्छा मानता है, लेकिन उनके पास भी ये शक्ति नहीं होती है कि एक दूसरे की मन की बात बिना एक दूसरे की मन की बात एक दूसरे से कहे वो समझ जाए। लेकिन हीरा और मोती में ऐसी कोई तो शक्ति थी, कोई गुप्त शक्ति थी जो कि वो एक दूसरे की मन की बात बिना कहे समझ जाते थे। फिर सेकंड है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। ठीक है, जब हीरा और मोती जब गया के घर पर थे तो गया ने उनके साथ बहुत अपमानपूर्ण व्यवहार किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और वहीं पर एक छोटी सी लड़की थी जो उन्हें एक एक रोटी रोज देती थी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। ठीक है, और जो एक रोटी खाते थे उस एक रोटी से उनका मन, पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उनका मन जरूर तृप्त हो जाता था, उन्हें बहुत खुशी होती थी और उस बालिका से वो प्रेम का अनुभव करते थे। प्रश्न 10 देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बेलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इन 4 ऑप्शन में से हम जो भी आंसर सही है हमें वो लिखना है। तो इसमें आंसर सही क्या होगा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, मतलब जो गया था वो हीरा और मोती गया के पास नहीं रहना चाहते थे और इसी व्यवहार से वो बहुत दुखी था, इसलिए उसने क्या किया था, हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने के लिए दिया था। ठीक है, प्रश्न 11 देखिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। मतलब हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ
आवाज तो उठाई, लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी प्रताड़नाएं भी सही, कई सारे दुख भी सहे। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। ठीक है, मतलब उनके साथ जो भी गलत होता रहा, जो भी उसके साथ गलत करते थे, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते रहे। उन्होंने झुर्री के साले गया का विरोध किया, तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ, शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, मतलब हमें यहाँ कहना चाह रहा है कि उन्होंने जो उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और ये उन्होंने सही किया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो गलत सहकर हमें गलत सहकर और जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम ना ही जिए, है ना। इसलिए उन्होंने शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता, मतलब अगर हम किसी से डर कर जिएंगे तो हमें हमेशा हमारे मन में डर ही रहेगा, कभी भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? ठीक है, मतलब हमें बता रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमें स्टोरी दी गई है, ये स्टोरी आजादी की तरफ भी संकेत करती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रेमचंद्र स्वतंत्रता पूर्व लेखक है, इनकी रचनाओं में भी इनका प्रभाव देखा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व मतलब जो प्रेमचंद्र जी है वो आजादी, जब हमें 1947 में जब आजादी मिली थी उसके पहले के लेखक है, और इनकी जो रचनाएं हैं इनमें हमें ये सब चीजें देखने को मिली है। दो बेलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। ठीक है, मतलब मनुष्य हो या पशु हो, किसी को भी पराधीनता स्वीकार नहीं है, सभी स्वतंत्र होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित थे। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, मतलब जो प्रेमचंद जी है उन्होंने जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए उसे मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमेशा स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बेलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आजादी की भावना से भी जुड़ी है। ठीक है, मतलब जैसा अंग्रेजों ने अत्याचार किया और हम भारतीयों को पीड़ित किया था, वैसे ही यहाँ पर जो बेल है, बेलों को पीड़ित किया गया, और इसमें जो संघर्ष की भावना थी वो इसलिए बेलों के मन में संघर्ष की भावना उठी। और ये जो चैप्टर है हमें ये आजादी की कहानी की तरफ भी संकेत करता है। प्रश्न 13 देखिए, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, ही वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, देखिए हमें कुछ लाइन दी गई है, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ठीक है, ये लाइन हमें, इसमें ही जो वर्ड है ना बेटा, इस पे हमें जोर दिया गया है कि बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। अब हमें करना क्या है, हमें चैप्टर से ऐसे ही कुछ 5 लाइन सर्च करना है जिसमें हमें निपात शब्द दिया हो। ठीक है, और निपात शब्द हमें क्या दिया है? ही और भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब देखिए एक ही, तो यहाँ ही शब्द क्या होगा? निपात।
अवश्य ही, यहाँ पर भी जोर दिया जा रहा है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही, अब देखिए साथ ही, यहाँ पर जो ही वर्ड है इस पे जोर दिया जा रहा है ना, तो साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। ठीक है, फोर्थ देखिए, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ठीक है, यहाँ पे भी जो वर्ड है वो क्या है, निपात। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ठीक है, ये हमारे पास है ही शब्द के कुछ सेंटेंस। अब हमें भी निपात के कुछ सेंटेंस देखना है। तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। ठीक है, जो कुत्ता है वो भी बहुत गरीब जानवर है। उसके चेहरे पर एक स्थायी निषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ठीक है, मतलब जो कुत्ता है वो बहुत ही गरीब जानवर है और उसके साथ भी कई सारे सुख होते हैं, दुख होते हैं, लाभ हानि, कई सारे लोग उसे परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी दशा में उसके चेहरे पर किसी बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनाकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ठीक है, मतलब 4 बातें भी सुनते हैं, गम भी खाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, बदनाम। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। छुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और नेक्स्ट है, लास्ट है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें संयुक्त वाक्य और उपवाचक वाक्य सर्च करना है। अब संयुक्त वाक्य और उपवाचक क्या वाक्य क्या होते हैं, ये हम जब हमारी ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू होगी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला हमें शब्द दिया है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यहाँ संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, ख देखिए, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी वो आया। यहाँ मिश्र वाक्य है, विशेषण उपवाक्य।